डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का क्रिटिकल मास, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। इस लेक्चर को समझने से पहले हम जो पिछला लेक्चर था हमारा न्यूक्लियर फिशन का, जिसमें हमने चेन रिएक्शन डिस्कस किया था, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका देंगे। तो सबसे पहले ये आपने देखा था पिछले लेक्चर में कि ये चेन रिएक्शन था, ये यूरेनियम एटम था, इस पर हमने नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करवाया था। तो ये यूरेनियम नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो गया था और ये फर्दर टूट गया था क्रिप्टॉन और बेरियम में। इसके साथ हमारे पास 3 न्यूट्रॉन जो हैं वो जनरेट हो रहे थे। अब अगर ये 3 न्यूट्रॉन जनरेट होंगे, ये फर्दर यूरेनियम के साथ इंटरेक्ट करेंगे और फिर से ये यूरेनियम क्रिप्टॉन और बेरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से भी हमें 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, यहाँ से भी 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे, यहाँ से भी 3। तो इस तरीके से ये न्यूट्रॉन फर्दर यूरेनियम के साथ इंटरेक्ट करेंगे और हमारा रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी और एक बहुत ज़्यादा एनर्जी इमिट आउट होगी, जो कि बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन यानी एटॉमिक बॉम्ब की तरह ऑपरेट हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम चेन रिएक्शन को कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल मैनर में कैसे करें, एक इनिशियल स्पीड पे मेंटेन कैसे करें। तो उसलिए ये होगा कि यहाँ पे जो ये 3 न्यूट्रॉन बन रहे हैं हम अगर ऐसा करें कि इन 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर दें, सिर्फ एक न्यूट्रॉन को अलो करें, तो ये इस यूरेनियम के साथ इंटरेक्ट करेगा। फिर दोबारा हमें यहाँ से 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे और अगर हम ऐसा करेंगे इन 2 न्यूट्रॉन्स को फिर से एब्जॉर्ब कर दें, सिर्फ एक न्यूट्रॉन को अलो करें, तो हमारा जो रिएक्शन है वो एक फ़िक्स स्पीड पे चलेगा और हम इसको कहेंगे ये कंट्रोल्ड स्पीड है। ठीक है। या हम एक तरीका तो ये हुआ कि हम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करें, या दूसरा तरीका ये है कि हम यूरेनियम का इतना मास लें ताकि सिर्फ एक न्यूट्रॉन ही यूरेनियम के साथ इंटरेक्ट कर सके, बाकी जो 2 न्यूट्रॉन हैं वो एयर में ही एस्केप हो जाएं। सपोज़ करें अगर ये हमारे पास 3 न्यूट्रॉन बने थे और सिर्फ अगर हमारे पास ये यूरेनियम का एटम मौजूद है, तो ये दो न्यूट्रॉन्स हैं ये एस्केप हो जाएंगे एयर में। इस तरीके से फर्दर जब ये इससे इंटरेक्ट करेगा तो हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स आएंगे और हम कुछ इस तरह की अरेंजमेंट करें कि सिर्फ एक ही यूरेनियम का एटम हो तो 2 न्यूट्रॉन एस्केप हो जाएंगे। ऐसा यूरेनियम का मास जिसमें सिर्फ एक न्यूट्रॉन ही यूरेनियम के साथ इंटरेक्ट कर सके, इस मास को कहते हैं क्रिटिकल मास। यानी अगर हम यूरेनियम का क्रिटिकल मास लेंगे, तो हमारा रिएक्शन जो होगा वो कंट्रोल्ड मैनर में होगा। अब जो 2 तरीके मैंने बताए वो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। There are 2 ways to control the chain reaction: by creating a condition in which only 1 neutron out of all created in fission can further perform the fission। यानी जितने भी न्यूट्रॉन क्रिएट हो रहे हैं 3 न्यूट्रॉन, उनमें से सिर्फ एक न्यूट्रॉन ही हमारा फ्यूजन यूरेनियम के साथ इंटरेक्ट कर सके, बाकी 2 एयर में रहें या एस्केप हो जाएं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूरेनियम का एक लीस्ट मास लेना पड़ेगा, लीस्ट अमाउंट लेना पड़ेगा और उस लीस्ट अमाउंट को हम कहेंगे क्रिटिकल मास। तो क्रिटिकल मास वो मास होगा यूरेनियम का, या वो मास होगा फिजनेबल आइसोटोप का जिसमें सिर्फ एक न्यूट्रॉन ही एबल हो फिशन करने के लिए, बाकी जो न्यूट्रॉन हैं वो एयर में एस्केप हो जाएं। इससे क्या होगा, हमारा रिएक्शन जो होगा वो सेल्फ सस्टेनिंग होगा, यानी कंट्रोल्ड मैनर में होगा। बाय अलोइंग ओनली 1 न्यूट्रॉन वाइल एब्जॉर्बिंग अदर रिमेनिंग न्यूट्रॉन क्रिएटेड इन फिशन। या दूसरा तरीका ये है कि 3 न्यूट्रॉन हमें बने, हमने एक को एब्जॉर्ब कर दिया, बाकी 2 को हमने अलो कर दिया। ऐसा करने के लिए हमें एब्जॉर्बिंग सिस्टम चाहिए, जो हम इंशाल्लाह रिएक्टर में डिस्कस करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्रिटिकल मास की। क्रिटिकल मास क्या है, द मास ऑफ फिजनेबल आइसोटोप एट विच ओनली 1 न्यूट्रॉन आउट ऑफ ऑल न्यूट्रॉन प्रोड्यूस फिशन। ठीक है। यानी क्रिटिकल मास वो मास होगा यूरेनियम का जिसमें एक न्यूट्रॉन ही यूरेनियम के साथ इंटरेक्ट कर सके, बाकी जितने भी न्यूट्रॉन हैं वो एयर में एस्केप हो जाएं। द मास ऑफ फिजनेबल आइसोटोप एट विच चेन रिएक्शन इज सेल्फ सस्टेनिंग। यानी अगर हम ऐसा करेंगे, सिर्फ अगर हमारा एक न्यूट्रॉन ही एक्टिव रहेगा हर जनरेशन में, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा चेन रिएक्शन है ये सेल्फ सस्टेनिंग है। तो फिजनेबल
तो क्रिटिकल मास वो होता है जिस पे हमारा चेन रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग हो। आगे चलते हैं। द मास ऑफ फिजनेबल आइसोटोप एट विच चेन रिएक्शन इज प्रोसीडेड एट इनिशियल मीन्स कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट पे होगा क्योंकि हर वक्त हमारा एक यूरेनियम ही फिजन करेगा। अच्छा, अब ये काम की बात सुन लें। इफ़ द मास ऑफ फिजनेबल आइसोटोप इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल, अगर फिजनेबल आइसोटोप यानी यूरेनियम आइसोटोप का मास अगर क्रिटिकल मास से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो आपका रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, रैपिड स्पीड पे जाता जाएगा और ये अनकंट्रोलेबल की तरह जाएगा और हम इस मास को कहेंगे सुपर क्रिटिकल। और सुपर क्रिटिकल मास हमेशा हम एटॉमिक बॉम्ब में यूज़ करते हैं। उसके बाद देखें, इफ़ द मास ऑफ फिजनेबल आइसोटोप इज़ इक्वल टू द क्रिटिकल मास, द अमाउंट ऑफ फिजनेबल आइसोटोप डेट के नॉट सस्टेन अ चेन रिएक्शन इज कॉल्ड सब क्रिटिकल। यानी अगर हमारा मास सब क्रिटिकल मास से कम है तो हमारा रिएक्शन जो होगा वो चेन रिएक्शन नहीं हो सकेगा, यानी थोड़ी देर के बाद हमारा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा और इस मास को कहेंगे सब क्रिटिकल मास। इफ mass of fissionable isotopes is equal to the critical mass, then reaction is proceeding at constant rate and reaction is said to be self sustaining, जो मैंने ऊपर बताया है। अगर फिजनेबल आइसोटोप का मास क्रिटिकल मास जितना होगा तो रिएक्शन हमारा सेल्फ सस्टेनिंग होगा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, इसके लिए आप ये ऊपर वाली तस्वीर समझें। ये देखें, ये फर्स्ट जनरेशन है, तो फर्स्ट जनरेशन में आपके पास 3 न्यूट्रॉन है और ये सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन में आपके पास 9 न्यूट्रॉन है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, रेशो होता है कि भाई सेकंड जनरेशन में हमारे पास कितने न्यूट्रॉन अवेलेबल हैं और फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास कितने न्यूट्रॉन अवेलेबल थे। यानी अगर सेकंड जनरेशन में आप देखें तो आपके पास 9 न्यूट्रॉन्स हैं, फर्स्ट जनरेशन में आपके पास देखें तो 3 न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो 3 हो गया है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमेशा 3 नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि हमने एब्जॉर्बिंग सिस्टम कैसा रखा है। सपोज़ करें अगर यहाँ पे हमने एब्जॉर्बिंग सिस्टम रखा, हमने ये 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करवा दिए, तो हमारे पास पिछली जनरेशन में 1 न्यूट्रॉन है और उसके बाद भी अगर हम उनमें से 8 न्यूट्रॉन को, या समझें अब दोबारा जब ये इसके साथ होगा तो 3 न्यूट्रॉन होंगे और 2 को हम एब्जॉर्ब कर दें, तो यानी पहले भी 1 था बाद में भी 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इस तरीके से 1 हो जाएगा। बहरहाल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ये है, What is multiplication factor? It is the ratio of number of neutron in one generation to the number of neutron in preceding generation. Preceding मतलब पिछले वाली, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन जनरेशन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रेसिडिंग जनरेशन। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखें अगर आप सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन करना चाहते हैं तो इसका मतलब है जितने न्यूट्रॉन आपके पिछली जनरेशन में थे उतने न्यूट्रॉन आपकी अगली जनरेशन में होनी चाहिए, यानी कि आपको 1 रखना पड़ेगा। अगर अगर 1 होगा तो आपका जो चेन रिएक्शन होगा वो सेल्फ सस्टेनिंग होगा, और अगर K ग्रेटर देन 1 होगा इसका मतलब है कि अभी जो हमारे पास न्यूट्रॉन अवेलेबल हैं वो ज़्यादा है और पिछली जनरेशन में जो न्यूट्रॉन थे वो कम थे, तो इसका मतलब है चेन रिएक्शन हमारा सुपर क्रिटिकल होगा, यानी अनकंट्रोलेबल की तरह जाएगा जैसे एटॉमिक बम में होता है। और अगर K लेस देन 1 होगा इसका मतलब है इस जनरेशन में हमारे पास न्यूट्रॉन कम है, पिछली जनरेशन में हमारे पास न्यूट्रॉन ज़्यादा थे, तो इसको कहेंगे सब क्रिटिकल, और सब क्रिटिकल में चेन रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे हम एक और इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं फिजनेबल आइसोटोप्स। अच्छा, आप याद रखिएगा कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं और फिशन परफॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं हम फिजनेबल आइसोटोप्स। द आइसोटोप विच एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन एंड परफॉर्म फिशन इज़ नोन एज फिजनेबल आइसोटोप। अब फिजनेबल आइसोटोप्स के जो होते हैं वो हमेशा न्यूक्लियर फ्यूल की तौर पे ऑपरेट होते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs बता रहा हूँ कि न्यूक्लियर फ्यूल हमेशा फिजनेबल आइसोटोप्स होते हैं। अच्छा, आप याद रखें हमारे पास 2 ही फिजनेबल आइसोटोप्स हैं, एक यूरेनियम है 23592 और एक प्लूटोनियम है। प्लूटोनियम जो है ये भी एक किस्म का फिजनेबल आइसोटोप है 239 और 94। और दूसरे आइसोटोप्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फर्टाइल आइसोटोप।
फर्टाइल आइसोटोप क्या है? द आइसोटोप विच एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू फिसाइल आइसोटोप। और हमारे दूसरे आइसोटोप्स होते हैं जिनको हम फर्टाइल आइसोटोप्स कहते हैं। देखें, फर्टाइल आइसोटोप्स वो होते हैं जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके किसी और फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाए, तो हम कहते हैं द आइसोटोप विच एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू फिसाइल आइसोटोप इज़ नोन एज द फर्टाइल। अब फर्टाइल आइसोटोप का अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो ये यूरेनियम 92-239 है। ये जब न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तो प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लूटोनियम जो हमारा है ये एक किस्म का जो है वो फिजनेबल आइसोटोप है। इंशाल्लाह हम ये जो इसका कॉन्सेप्ट ब्रीडर रिएक्टर में डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। जैसे हमने ऊपर आपसे डिस्कस किया कि अगर हम चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक एब्जॉर्बिंग सिस्टम जो है वो रखना पड़ेगा। बाय द वे, हम न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल मैनर में करवाना चाहते हैं, तो अगर हम कंट्रोल मैनर में यानी सेल्फ सस्टेनिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, एक डिवाइस चाहिए, और उस डिवाइस को कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। It is a device system used to initiate and control a self-sustained nuclear chain reaction। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या न्यूक्लियर रिएक्टर एटॉमिक बॉम्ब की तरह ऑपरेट हो सकता है? तो ये मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताएं। अब हम न्यूक्लियर रिएक्टर के इम्पॉर्टेंट फीचर्स यानी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियर फ्यूल। The material consisting of fissionable isotope is called nuclear reactor fuel। मैंने आपको पहले बताया है ऊपर, फिशनेबल आइसोटोप यानी वो आइसोटोप जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके फिशन परफॉर्म करे उसको कहते हैं फिशनेबल आइसोटोप। तो फिशनेबल आइसोटोप ही हमेशा न्यूक्लियर फ्यूल हो सकता है, और फिशनेबल आइसोटोप्स के हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, एक यूरेनियम है, एक प्लूटोनियम है। तो इन दोनों में से कोई एक मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम यूरेनियम 235-92 यूज़ करते हैं। इसके बाद मॉडरेटर। अब जैसे कि हमने आप लोगों को ये बताना है कि फिशन जो होती है वो हमेशा स्लो न्यूट्रॉन से होती है, और फिशन के दौरान जो न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं वो फास्ट होते हैं। तो हमें रिएक्टर के अंदर एक ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा जिसमें हमारे फास्ट न्यूट्रॉन जो हैं वो स्लो न्यूट्रॉन हो जाएं। तो जो सब्सटेंस या जो अरेंजमेंट फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो करेगा उसको कहते हैं मॉडरेटर। दीज आर यूज टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन एंड डायरेक्ट टुवर्ड्स द फ्यूल। तो मॉडरेटर का काम है न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना। अच्छा, जो अच्छा मॉडरेटर होगा उसकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? देखें, हम स्पीड को स्लो करना चाहते हैं तो स्पीड स्लो तब हो सकती है जब मॉडरेटर का मास जो है वो न्यूट्रॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा हो या उसके कंपैरिजन में हो। इसलिए हम कहते हैं गुड मॉडरेटर शुड हैव लो मास नंबर एंड हाई स्लो डाउन पावर। ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब मॉडरेटर कौन कौन से मटेरियल यूज़ हो सकते हैं? तो लाइट वाटर मोस्टली मॉडरेटर के तौर पे यूज़ होता है। ये अच्छा मॉडरेटर नहीं है पर ये एक्सपेंसिव नहीं है, चीप है इसलिए। हैवी वाटर जो कि एक अच्छा मॉडरेटर है। ग्रेफाइट एंड बेरिलियम, तो ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो मॉडरेटर के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। ज़्यादा जो मोस्टली यूज़ होता है वो लाइट वाटर, और जो अच्छा मॉडरेटर है वो हेवी वाटर है। उसके बाद तीसरी बात है कूलेंट। अब देखें, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फिशन हो रही है, और जैसे ही फिशन होगी तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी। अब इस न्यूक्लियर रिएक्टर की हीट हम यहाँ से निकालना चाहते हैं, रिएक्टर से निकालना चाहते हैं, बाहर जाके किसी बॉयलर को देंगे, वो मैं आगे बताऊँगा। तो ये काम करेगा कूलेंट, यानी कूलेंट का काम होगा रिएक्टर से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट को निकालना। A huge amount of heat is being generated inside the reactor core as the result of fission. To remove the large amount of heat, some material are required and known as the coolant, और इसको हम कहेंगे coolant. The purpose of coolant to exchange heat between coolant and boiler, यानी boiler और जैसे मैंने बताया आपको। अब अच्छे कूलेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ये पास पेपर में क्वेश्चन भी आया है। तो अच्छा कूलेंट जो है इट शुड हैव लिटिल इफेक्ट ऑन न्यूट्रॉन एज पॉसिबल। देखें, कूलेंट का ये काम नहीं है कि वो न्यूट्रॉन को स्लो करे,
ठीक है, और ना ही ये कूलेंट का काम होगा कि वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करे। तो अच्छा कूलेंट वो है जो न्यूट्रॉन को स्लो ना करे। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा वाटर जो है वो अच्छा कूलेंट नहीं है, क्योंकि वाटर न्यूट्रॉन को स्लो करेगा। इट शुड नॉट इंड्यूस एनी केमिकल इफेक्ट विथ अदर मटेरियल इन कॉन्टेक्ट विथ सिस्टम। देखें, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे केमिकल एक्टिव हो जाते हैं, तो हमारा कूलेंट ऐसा होना चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे किसी के साथ रिएक्शन ना कर सके। द कूलेंट शुड नॉट ब्रेक अप अंडर इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। अच्छा, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेडिएशन की इफेक्ट की वजह से टूट जाते हैं, तो हम कहते हैं हमारा कूलेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद द कूलेंट मटेरियल शुड बी कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग लॉन्ग लिव रेडियो एक्टिविटी ड्यूरिंग सर्कुलेशन थ्रू रिएक्टर। यानी हमारा कूलेंट ऐसा होना चाहिए जो रेडियो एक्टिव ना होना चाहिए, या अगर हो तो उसका टाइम पीरियड, उसका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा हो। इट शुड हैव लो वेपर प्रेशर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर लो वेपर प्रेशर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी तो हमारा कूलेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा और कभी भी वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। द मटीरियल शुड बी एबल टू रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। लाजमी है, कूलेंट का काम ही यही है, हीट को एक्सट्रैक्ट करना। अब जैसे कि हमारे पास कुछ मटेरियल्स हैं जिनको हम कूलेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। लाइट वाटर, ये अच्छा कूलेंट नहीं है पर चीप है। हैवी वाटर या लिक्विड मेटल, मोस्टली लिक्विड मेटल एक अच्छा कूलेंट है, जैसे सोडियम मेटल हो गया। इसके बाद हम करते हैं कंट्रोलिंग रॉड्स। जैसे हमने पहले बताया है कि भाई हमें जो 3 न्यूट्रॉन बनेंगे उन 3 में से 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे रिएक्टर के अंदर कंट्रोल रॉड्स होती हैं या कंट्रोल मटेरियल्स होते हैं। इनका फंक्शन है, देयर फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन। एक्सिस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे, सिर्फ 1 या 2 को अलो करेंगे। दे शुड बिकम, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पिछले साल क्वेश्चन भी आया था। कंट्रोलिंग रॉड्स ऐसी होनी चाहिए ताकि वो रेडियो एक्टिव ना हो आफ्टर एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रॉन, क्योंकि कंट्रोलिंग रॉड न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगी और मोस्टली कुछ मटेरियल्स होते हैं जो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर रेडियो एक्टिव बन जाते हैं। तो हम कहते हैं हमारा कंट्रोलिंग रॉड्स ऐसे नहीं होने चाहिए। कैडमियम इज़ अ गुड कंट्रोलिंग मटीरियल। अच्छा, याद रखिएगा, कैडमियम एक अच्छा कंट्रोलिंग मटीरियल है, पर इसके साथ इशू ये है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो इसको हम हाई टेम्परेचर पे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम अलॉय यूज़ करते हैं, सिल्वर का अलॉय यूज़ करते हैं। इसमें इंडियम और कैडमियम इसमें डालते हैं, इसमें परसेंटेज भी लिखी हुई है। और सबसे जो गुड कंट्रोलिंग मटेरियल है वो बोरान है। बोरान गुड कंट्रोलिंग मटेरियल क्यों है? क्योंकि इसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई है। अब उसके बाद लास्ट स्टेप है हमारा, जिसको हम कहते हैं शील्डिंग। अब ये शील्डिंग क्या है? तो देखें, रिएक्टर जो हमारा है उस रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे न्यूट्रॉन, गामा रेज। अगर ये न्यूट्रॉन और गामा रेज न्यूक्लियर रिएक्टर से लीक होंगे तो ये हमारे ह्यूमन के लिए, जो हमारे पर्सोनेल वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत डेंजरस होंगे। इसलिए हम इन न्यूट्रॉन को और गामा रेज को शील्ड करना चाहते हैं। जैसे कि न्यूट्रॉन का पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, 6 to 8 फीट थिकनेस दीवार रिएक्टर के पेरिफेरी पे डाल देते हैं और इस शील्डिंग को कहते हैं बायोलॉजिकल शील्डिंग। इन रिएक्टर न्यूट्रॉन एंड गामा रेज आर प्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट ह्यूमन फ्राम दिस रेडिएशन। शील्डिंग ऑफ कॉन्क्रीट अबाउट 6 to 8 feet thickness wall is used to absorb the neutron or gamma rays and known as the biological shielding। तो बायोलॉजिकल शील्डिंग कंक्रीट के साथ की जाती है। अब थर्मल शील्डिंग, जैसे आप जानते हैं कि रिएक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है और हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट हो रहा है, इसलिए जो हमारे पर्सोनेल होंगे हमें उनको हाई टेम्परेचर इफेक्ट से बचाना है। इसलिए हम क्या करते हैं कि स्टील की शीट यूज़ करते हैं रिएक्टर के पेरिफेरी पे, और इसको कहते हैं थर्मल शील्डिंग। तो थर्मल शील्डिंग के लिए हम स्टील या आयरन की शीट यूज़ करते हैं और बायोलॉजिकल शील्डिंग के लिए हम कंक्रीट की यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे।